हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। तो आज हम देखने वाले हैं 22 एंड 23 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट है कि जो 20 एंड 21 ऑफ अगस्त की जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, वो इसके साथ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हैं। देखिए, पहला कहता है टाइगर कॉरिडोर्स, कुछ जजमेंट आया है, उसको देखेंगे हम। कुछ एनटीसीए का कुछ नया प्रोविजन है, उसको देखेंगे। फिर असम टू होल्ड, असम क्या करेगा कि जो न्यू आधार कार्ड्स है ना, उसको इशू करने पे वो ब्रेक लगा रहा है, उसको समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसका। फिर ट्रॉपिकल ट्रीज़, जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो ट्रीज़ होते हैं उनमें कुछ खासियत है रिगार्डिंग इम्पैक्ट टू क्लाइमेट, उसको समझेंगे। पिपरहवा रेलिक्स, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बट तब भी देख लेंगे एक बार। 130th अमेंडमेंट बिल, ये लंबे टाइम से न्यूज़ में चला आ रहा है, 3-4 दिनों से, बट आज के जो आर्टिकल में इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया गया है, इसको पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर टाइगर कैरकस, जो डेड बॉडी होती है टाइगर की, उसका क्या रोल है रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन, उसको समझेंगे। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, फॉरेस्ट राइट्स को देखेंगे। कुछ टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, एक टॉपिक हमारा एस्से का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो, उसका देखिए टाइटल क्या है, एनटीसीए लिमिट्स टाइगर कॉरिडोर्स टू मिनिमल रिक्वायरमेंट। ओके, हम समझेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तब आएंगे आर्टिकल पे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, कहता है कंटेक्स्ट क्या है। तो हम जानते हैं कि टाइगर्स जो हैं वो डिफरेंट फॉरेस्ट में रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी एक एरिया है यहीं पे वो है, नहीं, वो डिफरेंट फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वहाँ से वो अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट बी है, फॉरेस्ट सी है, यहाँ काफ़ी उनका मूवमेंट होते रहता है। तो वैसे पाथवेज, वैसे रास्ते जहाँ पे टाइगर्स फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेजर पाथवेज या फिर मेजर टाइगर कॉरिडोर्स। ओके, कहता है कि टाइगर्स जो हैं मूव फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर, वैसे रास्ते, वैसे पाथवेज जहाँ पे टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल पे मूव करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको हम बोलते हैं टाइगर कॉरिडोर्स। अगर वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमेशा देखे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसको हम बोलेंगे मेजर पाथवेज, मेजर कॉरिडोर्स। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे इक्का दुक्का कभी कभार ही टाइगर्स देखने को मिलते हैं उन रास्तों पे, उनको हम बोलते हैं माइनर टाइगर पाथवेज। ठीक है, अब देखिए, तो पहले देखेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट कहता है कि सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंस है कि कनेक्ट्स टाइगर हैबिटेट, जोड़ता है एक फॉरेस्ट को दूसरे फॉरेस्ट से विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स, कनेक्ट करने का काम करता है। फिर मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, सर्टन टाइप ऑफ टाइगर्स यहाँ है, सर्टन टाइप ऑफ टाइगर्स यहाँ है, वो ट्रैवल करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो डाइवर्सिटी बनी रहेगी। फिर कहता है अलाउ डिस्पर्सल ऑफ यंग टाइगर्स, अगर सर्टन फॉरेस्ट में आप मान के चलो कहीं पे भी नंबर ऑफ ओल्ड टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, यंग टाइगर्स कम हो गए हैं, उस केस में अगर यंग टाइगर्स मूव कर रहे हैं तो जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कहता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इसमें ये भी कह रहा है कि उनके मूवमेंट से एक तो फिट रहते हैं, वो उनका फिटनेस बना रहता है, और प्रे बेस जो हमारा है, सपोज कड़ी जंगल ए है, फॉरेस्ट ए है, यहाँ पे टाइगर्स रह रहे हैं, वो तो किसी न किसी जानवर को खाते होंगे, उनके प्रे क्या होता है, शिकार। ठीक है, तो टाइगर्स किसी न किसी एनिमल को तो खाते, कंज्यूम करते होंगे ना। तो अगर वो एक ही जगह बैठे रहेंगे तो वहाँ का तो प्रे बेस ख़त्म हो जाएगा, टाइगर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ का प्रे बेस अगर कम हो गया, बी में चले गए, बी में कम हुआ, सी में चले गए, तो करते करते मूवमेंट करते करते क्या होता है, एक चेन बना रहता है जिससे कि सर्वाइवल उनका बढ़ जाता है। ठीक है, फिर डिक्रीज ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट, तो देखिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे पाथवेज को, ऐसे कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करती है और ये निश्चित करती है कि वहाँ पे जैसे कि सर्टेन प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनको कहीं कहीं पे जो कोर एरियाज़ हैं ना, वहाँ कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो ह्यूमन और जो एनिमल है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिससे कि ह्यूमंस को भी लॉस होता है, उसको, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बचा सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइगर कॉरिडोर्स वैसे रास्ते हैं जहाँ से टाइगर्स एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आइडेंटिफाई कर रखा है, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता है, जहाँ पे सर्टेन प्रोजेक्ट्स आप बनाने से पहले आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि अप्रैल 2025 में क्या हुआ था, एक
बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा था। इसमें NTCA ने कहा था कि सिक्स कंडीशंस को बताया था कि इनको फुलफिल करने पर ही हम किसी को टाइगर कॉरिडोर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है, उनको डिक्रीज करके सिर्फ 2 क्राइटेरिया को ही इंक्लूड किया गया है, जिससे जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि आपने जो ये चेंजेस करे हैं क्राइटेरिया डिसाइड करने में, उससे कि जो मेजर पाथवेज है वो तो कवर हो जाएंगे, लेकिन जो माइनर राउट्स हैं जहाँ से कभी कभार टाइगर ट्रैवल करते हैं उनको आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए जो नया जो क्राइटेरिया लाया गया है उसमें क्या किया गया है, अर्लियर 6 था, उसमें से 4 को माइनस कर दिया गया। किसको माइनस किया गया, यहाँ पे देखिएगा आप आर्टिकल में दिया हुआ है। तो वैसे वो क्राइटेरिया थे जो बेसिकली रिसर्च बेस्ड थे, तो उसमें अभी क्या किया गया है कि मात्र वैसे कॉरिडोर्स को हम टाइगर कॉरिडोर्स बोलेंगे जो कि कहता है कि एज लीस्ट कॉस्ट पाथवे गवर्नमेंट के द्वारा 2014 की रिपोर्ट में उनको डिक्लेयर किया जा चुका है ऑलरेडी। नहीं तो जो इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व्स होते हैं ना, उनका अपना एक TCP होता है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जिसके तहत बताते हैं वो कि किस किस रूट से टाइगर मूव करना पसंद करते हैं। तो 2 कंडीशंस क्या हो गए, पहला है कि 2014 में जो रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो 32 टाइगर रिजर्व से 32 जिनको कि लीस्ट कॉस्ट पाथवे डिक्लेयर किया जा चुका है वो आएंगे, शामिल होंगे इसमें। और एंड प्लस क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो राउट्स जो हैं जहाँ से टाइगर्स मूव करते हैं उनको हम टाइगर कॉरिडोर्स मानेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले देखते हैं लीस्ट कॉस्ट पाथवे। देखिए तो बेसिकली कॉस्ट मतलब यहाँ पे आप पैसा मत समझिएगा, कॉस्ट मतलब है कि जहाँ पे जो ईजीएस्ट रास्ता है, सेफेस्ट रास्ता है, जहाँ पे सबसे कम चांसेस है ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होने का, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि रिसर्च बेस्ड जो एरियाज थे जहाँ पे कहा गया था कि इन एरिया, जैसे कि सपोज करिए ये टाइगर रिजर्व है, इनका कुछ बफर एरिया है, तो सर्टेन अदर एरियाज़ को भी रिसर्च वगैरह में बोला गया था कि इन एरियाज़ को भी ना प्रोटेक्ट करके रखो। तो अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन आप बढ़ाओगे, हमने देखा कि टाइगर रिजर्व के आसपास के एरियाज़ में भी कुछ काम करना है डेवलपमेंटल, तो NBWL से हमें क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर हम क्राइटेरिया घटा देंगे, अगर हम सिर्फ इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे, जो 14 में रिपोर्ट आई थी वो जो TCP के तहत है वो, इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो कॉरिडोर्स हैं या फिर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो घटेंगे, तो हमें सरकार से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा सर्टेन एरियाज़ के लिए। देखिए अब कहता है यहाँ पे, यहाँ देखिए कहता है कि लीगैलिटी, जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं उनका क्या लीगल अस्तित्व क्या है, वो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि कुछ कानून भी है इसके लिए। देखिए तो मेजर हम ध्यान रखिएगा कि एक जो देखिए मेजर लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एपेक्स लॉ है हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ के लिए। एपेक्स लॉ कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत क्या होता है, इसी के तहत कहा गया है कि ईच जो जितने भी टाइगर रिजर्व्स है ना, उनका अपना TCP होगा, टाइगर कंजर्वेशन प्लान होगा। इसमें बताएंगे वो कि टाइगर्स कहाँ रहना पसंद करते हैं, किस रास्ते से जाना पसंद करते हैं और बाकी चीज़ें। अब देखिए इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, 2006 में इसको अमेंड करते हुए NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये ओवरसीज एवरीथिंग, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ओवरसी सुपरवाइज कौन करता है, NTCA करता है। किस एक्ट से बना है ये, WPA एक्ट से ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये बेसिकली है क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक कानूनी बॉडी है अंडर MOEFC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट होंगे। एपेक्स बॉडी है रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन, तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है, NTCA है। अगर वाइल्ड लाइफ के लिए देखा जाए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL इसको हम कहते हैं। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा इस आर्टिकल में, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसको देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए कहता है कि टाइगर कॉरिडोर्स आर वाइटल वाइल्ड लाइफ पाथवेज दैट कनेक्ट टाइगर हैबिटेट्स इनेबलिंग एनिमल मूवमेंट, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उस एक्ट में क्या कहा गया है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हम वैसे जो इंफ्रा हम क्रिएट करेंगे वैसे कुछ काम करने हैं जहाँ पे कि लैंड हमको चाहिए होगी टाइगर रिजर्व के आसपास, टाइगर कॉरिडोर्स के आसपास। उस केस में कहता है स्टैट्यूटोरी क्लियरेंस, कानूनी रूप से आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा, किससे, यहाँ पे नेशनल
बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ आते हैं। तो ये भी कैसे बना है, किस किस एक्ट के अंतर्गत ये बना हुआ है, तो WPA 1972, बोथ NTCA एंड NBWL किसके अंतर्गत बना हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसके तहत बना हुआ है। ठीक है, तो NTCA जो है वो टाइगर कंजर्वेशन में एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है। इसके लिए कहता है एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर ओवरऑल वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, उसके कंजर्वेशन की बात की जाए, तो एपेक्स बॉडी कौन हो जाएगा हमारा, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब है कि जहाँ भी हम जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं, उसके आसपास कुछ बनाना है हमें, अगर सर्टेन एक क्राइटेरिया है इसका, तो हमें किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, इससे NBWL से। ओके, अब यहाँ देखिए जो NTCA है ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। NTCA को हेड कौन करेंगे, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, बट जो NBWL है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। वाइस हेड कौन होंगे, तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, वही देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी कैसा भी जो प्रोजेक्ट है, अगर वो किसी पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, उसके आसपास अगर हम बनाते हैं, अगर गवर्नमेंट को बनाना है, किसी कंपनी को बनाना है, तो सर्टेन देखिए जो कोर एरियाज़ है ना, वहाँ तो कम्प्लीटली मतलब मना होता है, बट कुछ बफर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। वहाँ पे कुछ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ देखिएगा ये अर्लियर 6 बताए गए क्राइटेरिया, जिसके तहत हम पहचान करते थे कि कौन से टाइगर पाथवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाद में उसको घटा करके क्या कर दिया गया, ओनली 2 कंडीशंस, सिर्फ ऊपर वाले ये दो, ये कहता है पहला क्या था, जो अभी जो नए कंडीशंस आए हैं, फर्स्ट क्या है उसमें कि वैसे कॉरिडोर्स जिनको कि एज टाइगर पाथवे 14 की रिपोर्ट में बताया गया है। सेकंड क्या है कि टाइगर रिजर्व जो अपने कुछ प्लान करते हैं, उनका अपना TCP होता है, उसके तहत जिस पाथवे को, जिस रास्ते को वो बताते हैं कि यहाँ से टाइगर्स मूव करते हैं। बाकी अन्य जो भी थे अकॉर्डिंग टू WII, मतलब काफ़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद कुछ चीज़ों को लाया गया था, उसको इसमें कम्प्लीटली हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को बनाने में हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए सेकंड, देखिए क्या कहता है असम विल स्टॉप इशूइंग आधार टू एडल्ट्स। सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसमें कुछ समझने की बात नहीं है। तो बेसिकली ये न्यूज़ तो जुड़ा हुआ आसाम से है, बट हम देखेंगे हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ देखिए न्यूज़ असम के CM ने क्या कहा था कि जो SC STs हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और टी वाले जो टी गार्डन कम्युनिटी हैं, उनको छोड़ के जो अदर लोग हैं ना, उनको कहता है कि यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नया नहीं दिया जाएगा। क्यों, उनका कहना है, यहाँ पे देखिए टर्म दिया गया है, यहाँ देखिए आधार सैचुरेशन। ठीक है, इसको समझते हैं। अब आइए यहाँ पे, तो इसमें हमको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ आधार सैचुरेशन, तो अकॉर्डिंग टू असम गवर्नमेंट क्या है कि वहाँ पे 103% आधार सैचुरेशन हो गया है। मतलब कि जितने पॉपुलेशन है ना, जितने लोग वहाँ रहते हैं, उससे ज़्यादा आधार कार्ड इशू हो गए हैं। तो सरकार को लग रहा है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं, असम में आते हैं, उनका इसमें एक रोल हो सकता है। उसको कर्ब करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये लॉ लाया गया है। बस इतना जानना है। एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिएगा बहुत लोग को पता है, बट एग्जाम में जब पूछ देता है ना, तो सोचने लगते हैं हम ऐसा है नहीं है, एक कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो आधार कार्ड इशू करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं उनका भी इशू होता है। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा ये कुछ शॉर्ट देखिए न्यूज़ है, एक ब्रिज की बात करी गई है। ये देख लीजिएगा, ओंटा सिमरिया ब्रिज, ये गया में बनने वाला है। सिंपल शॉर्ट न्यूज़ है, इसको देखिएगा। यहाँ देखिए, अब आते हैं देखिए यहाँ पे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है ये बुक्स में जनरली मिलता नहीं है। अब देखिए इसका टाइटल क्या है, तो प्लांटिंग ट्रीज इन ट्रॉपिक्स हैज़ मोस्ट पॉजिटिव, कहते हैं मोस्ट पॉजिटिव क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो हम जानते हैं मोटा मोटा कि प्लांट्स लगाने से क्या होगा, क्लाइमेट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रॉपिकल प्लांट्स की, तो उसमें कहता है कि स्पेशली वो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छे से करते हैं वातावरण पे। कैसे, इसको हम समझेंगे। देखिए कहता है, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, छोटा सा पैराग्राफ है। देखिए कहता है, इट इज़ वेल नोन दैट प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स कूल द क्लाइमेट। हम जानते हैं सिंपली, जो अनपढ़ गंवार उसको पता होता है कि पेड़ लगाने से क्या होगा, वातावरण ठंडा होगा। मतलब इसका नॉलेज नहीं, इतना भी वो जानता है कि प्लांट्स का मतलब है प्लांट्स हम लगाएंगे तो हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा। ठीक है,
स्टेटमेंट क्या कहता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स प्रोवाइड द मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट बेनिफिट्स। जो ट्रॉपिकल क्या होता है, नियर इक्वेटर जो एरियाज हमारे हैं, ठीक है, वहाँ पे कहता है अगर हम अच्छे से पेड़ लगाते हैं तो कहता है कि मोस्ट पावरफुल, अगर जितने भी टेम्परेट है, सब टेम्परेट एरिया, बोरियल एरिया, कितने भी एरिया हैं, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है प्लांट्स का, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, देखिए कहता है क्यों। इसमें तो काफ़ी बस स्टेटमेंट्स दे दिया गया है, इसको थोड़ा हम देखते हैं क्यों ऐसा है। तो फर्स्ट देखिए कहता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, हम जानते हैं प्लांट्स कहीं भी रहें, ठंडे प्रदेश में रहें, ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहें, कहीं भी रहें, कार्बन को तो कैप्चर करते हैं वो। बट ट्रॉपिकल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ना प्लांट्स जो हैं वो सर्टेन ऐसे कंडीशंस होते हैं यहाँ पे कि प्लांट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, काफ़ी फास्टर ग्रो करते हैं, जिससे कि कैप्चर जो CO2 कैप्चर होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है एल्बिडो इफेक्ट। हम जानते हैं कि स्नो क्या करता है, स्नो की जो एक क्वालिटी होती है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम स्नोई एरियाज़ की बात करें, जहाँ पे पोलर एरियाज़ हैं, कुछ टेम्परेट एरियाज़ हैं, अदर एरियाज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ होता है, तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है सनलाइट को। बट वहाँ पे ट्रीज़ कंपेरेटिवली क्या करेंगे, कूलिंग इम्पैक्ट को कम करते हैं, क्योंकि ट्रीज़ क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक टर्म दिया गया है यहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हम जानते हैं सिंपली व्हाट इज इवेपोरेशन, तो जो मॉइस्चर रिलीज होता है, निकलता है, ठीक है। तो अगर आउटर जैसे सॉइल से है, लैंड से है, ओके, जब प्लांट्स की बात आएगी ना, तो प्लांट्स अगर गीला है, बारिश हुई है, उसके ऊपरी आउटर लेयर पे कोई पानी अगर जमा हुआ है तो वहाँ से इवेपोरेट करेगा। बट प्लांट के अंदर से, इनसाइड ऑफ प्लांट, इवेपोरेशन नहीं होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन, जिसमें बेसिकली वाटर का जो जो प्लांट का स्टोमाटा होता है पत्तों में, उससे क्या होता है हम जानते हैं, वाटर लॉस होता है। तो इवेपोरेशन कहाँ से होगा, लैंड से होगा, सॉइल से होगा, अदर चीज़ों से होगा। बट प्लांट्स की बात करें, प्लांट अगर वेट है, अगर भीगा हुआ, गीला है, पानी उसके ऊपर से अगर लगा हुआ है तो इवेपोरेशन होगा। बट प्लांट के अंदर से पानी इवेपोरेशन के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, किससे निकलता है, ट्रांसपीरेशन से। तो देखिए अब कहते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात हम जानते हैं, प्लांट्स काफ़ी घने भी रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी घने होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट देखिए कॉन्सेप्ट है, इस आर्टिकल में दिया गया था कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, बट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसको समझते में होता क्या है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर दिए कि प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स या फिर ये जो प्रोसेस है इवेपो ट्रांसपिरेशन, इससे डायरेक्टली सनलाइट ब्लॉक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मॉइस्चर निकला और उसने ब्लॉक कर दिया, नहीं, होता क्या है, देखिए दो कंपोनेंट से पहला कहता है इन बोथ प्रोसेसेस, बोथ इवेपोरेशन में भी और ट्रांसपिरेशन में भी सोलर एनर्जी क्या होता है, एक सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं किस लिए, एक तो पानी को भाप बनाने के लिए, उस मतलब कुछ तो एनर्जी उसमें खर्च हुई ना। सेकंड कहता है कि प्लांट्स में भी अगर स्टोमाटा से जो निकल रहा है, मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसमें लग रही है, तो कुछ हद तक प्लांट्स में या फिर इवेपोरेशन में लाइट को हमने वहाँ यूज़ कर लिया। तो वो अल्टीमेटली क्या करते, अगर वहाँ पे वो यूज़ ना होते, अगर प्लांट्स में वो यूज़ ना होते, इवेपोरेशन में यूज़ ना होते, तो धरती को गर्म करने में उनका भी रोल होता। बट चूँकि प्लांट्स वाया ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं वो लोग कि कुछ पार्ट ऑफ सन के हीट को अपने आप में यूज़ कर ले रहे हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पे, तो हाँ, क्लाउड फॉर्मेशन, ट्री लीव्स। अब देखिए बेसिकली ब्लॉकिंग कहाँ होगी, अगर क्लाउड बनता है, अगर बादल बनता है, तो कुछ हद तक वो ब्लॉक करेगा सनलाइट को। और अगर मतलब ऐसे लेमन टर्म्स में देखा, जो पत्ते जो लीव्स होते हैं ना, कैसे पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, हमें छाया मिल रही है, तो कुछ हद तक वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ देखिएगा, कहता है कि हाँ, इस पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है फायर सप्रेशन इफेक्ट। इसमें कह रहा है, इसमें कहता है कि ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि फायर को वो कम करता है, मतलब बढ़ने नहीं देता है, सप्रेस कर देता है। कैसे, तो हम जानते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में बेसिकली घने जंगल होते हैं जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होगी। कैनोपी अपने पढ़ा होगा ना, ऐसे एक ट्रायंगुलर सा शेप रहता है, काफ़ी ऊंचाई पे रहता है, तो कैनोपी शेडिंग, काफ़ी छाया होती है वहाँ पे। ऐसा घना पेड़ होता है कि ऐसे घने जंगल होते हैं जहाँ पे कि लाइट अंदर तक नहीं घुस पाती है, ठीक है। और मॉइस्ट सॉइल, जिससे कि सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा, सनलाइट कम आ रहा है,
तो सॉइल तो गीला रहेगा, ठीक है, जिससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है, अगर गलती से कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ फायर का मतलब इनिशिएशन हो भी गया तो वो अच्छे से फैल नहीं पाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशंस है ना वो फायर होने के लिए कह सकते हैं सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए दिया गया यहाँ पे टर्म कि ट्रॉपिकल सवानाज में की बात कर रहा है, ट्रीज आर मच मोर फायर रेजिस्टेंट देन ग्रासेस। तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ कि ट्रीज जो होते हैं ना पेड़, वो फायर के मामले में आग जब लगती है तो ट्रीज बच जाते हैं, ग्रासलैंड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको यहाँ पे से क्या निकालना है, इसका कोर क्या है कि ट्रॉपिकल सवाना जो है वो वहाँ पे ग्रासलैंड्स का डोमिनेशन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं तो ग्रासलैंड्स। आपको देखना है अपने एनसीईआरटी में सवानास के बारे में, ठीक है, अच्छे से दिया गया ज्योग्राफी में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए ये तो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर रखा है, एक सप्ताह पहले की बात है, जिसमें हुआ क्या था कि हांगकांग पे ना हांगकांग में ये पिपड़हवा जो रेलिक्स है रिगार्डिंग गौतम बुद्ध, इसको वहाँ पे मतलब भारत से इसको उत्खनन किया गया, इसको एक्सकेवेट किया गया कॉलोनियल पीरियड में, तो किसी न किसी माध्यम से हांगकांग पहुँच गया। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, इसको ऑक्शन किया जा रहा था, तो हमारे गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया और किसी प्राइवेट कंपनी की मदद से क्या किया, इसको कुछ जो उसके जेम स्टोन्स थे, जेम स्टोन्स का वाला कुछ पार्ट था, उसको वापस से हम भारत में ले आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है पिपड़हवा रेलिक्स को वापस लाया गया है नियरली 127 ईयर्स बाद। ये कंटेक्स्ट है, पिपड़हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ देखिए सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ओके। ये बॉर्डर करता है नेपाल से, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ओके। तो पिपड़हवा गांव है कहाँ पे, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड ये बॉर्डरिंग है नेपाल का, ओके यहाँ पे। और जस्ट साउथ ऑफ लुम्बिनी, ये ध्यान रखिएगा, पिपड़हवा गांव है ना, लुम्बिनी क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध हम जानते हैं, उसके जस्ट साउथ में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ देखिएगा वहाँ पे क्या है, पिपड़हवा स्तूपा भी है, जिसको लिंक किया गया है चाइल्डहुड से, बुद्ध भगवान के चाइल्डहुड से इसको लिंक करा गया है, किस चीज़ को, पिपड़हवा स्तूपा को, ओके। वहाँ पे कुछ ऐसे आप देखोगे अच्छे से डिटेल में देखोगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कुछ शाक्य किंगडम था ना, शाक्य मुनि हम कहते हैं बुद्ध को, शाक्य किंगडम से बिलोंग करते थे, तो उसके कुछ लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। और बेसिकली पिपड़हवा स्तूपा जो है वो किससे रिलेटेड है, उसको हम जोड़ के देखते हैं, तो बुद्ध भगवान के बचपन से, चाइल्डहुड से, ठीक है। अब देखिए तो ओरिजिनली जो पिपड़हवा रिलिक्स थे ना उसमें बहुत कुछ था, बोन्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जेमस्टोन्स थे, कुछ ज्वेलरीज थी, एश, बोन फ्रैगमेंट्स रिपोर्टेडली बिलोंगिंग टू बुद्ध, गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, जेम स्टोन्स थे, ठीक है, बहुत चीज़ें थी उसमें। इसको किसने एक्सकेवेट करा था, इसका उत्खनन किसने करा था, विलियम क्लैक्सटन पेप। विलियम क्लैक्सटन पेप क्या थे, एक ब्रिटिश थे स्टेट मैनेजर, मतलब उनका कोई स्टेट था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे खुदाई होती है जिससे बहुत कुछ मिलता है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धा, जिसको हम पिपड़हवा रेलिक्स कहते हैं। उसमें से जो जो जेम स्टोन वाले पार्ट है ना वो कहाँ थे, हांगकांग में, इसको भारत ने अपने देश में वापस ले आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसको स्टार मार्क करिए। एक इम्पॉर्टेंट देखिए एक्ट दिया गया यहाँ पे, कहता है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आप थोड़ा गूगल पे जाओ देखो कि ये एक्ट है क्या, ठीक है। ये 1878 का इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट क्या है, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, ब्रिटिश क्राउन ने अ फिफ्थ ऑफ टोटल फाइंड वाज रिटेन बाय पेप। बाकी क्या था, बाकी क्या था, मतलब जितना भी निकला ना वहाँ पे रिलिक्स, उसका सिर्फ 5वां हिस्सा पेप के पास रह गया, बाकी ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इस एक्ट के तहत, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत क्राउन के अंदर चला गया वो, ठीक है, इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही था। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, रिमूविंग अ मिनिस्टर। तो बेसिकली जो 130वां हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, सॉरी अमेंडमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन है। तो हम जानते हैं कि उस बिल में क्या था, ऐसा प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 AA को अमेंड किया जाएगा। क्यों करेंगे अमेंड हम, तो इसलिए करेंगे वैसे मिनिस्टर्स जिनके ऊपर की करप्शन का चार्ज है, ठीक है, जिनके ऊपर किसी हीनियस ऑफेंस का चार्ज है, किसी क्राइम का चार्ज है, और उनको 30 दिनों तक क्या किया गया है, पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उस केस में उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो अब देखेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कहता है
जो हमें लगा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए। कहता है कि हम देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये जो बिल है इसमें हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की, एमपीज एमएलएज की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें मंत्रियों की। तो वैसे एमपीज वैसे एमएलए जो मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने की बात कर रही है। अब देखिए कहता है कि आर्टिकल 102 जो है, आर्टिकल 102, वो किसके किसके रिगार्डिंग है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हो इस बात को? आर्टिकल जो 102 है ये पूछ सकता है एग्जाम में कि एमपीज जो है अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बेसिक्स हम जानते हैं कि वैसे जो जो पार्लियामेंट है ना उसमें मेंबर्स होते हैं, वही मेंबर्स कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं, कुछ मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं। तो अगर किसी एमपी को रिमूव करना है तो किस आर्टिकल के तहत हम करेंगे? 102। ग्राउंड्स क्या हैं? कि वो अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर हम फिनेंशियल कोई मॉनेटरी बेनिफिट पा रहे हैं कहीं किसी और संस्था से, तो उसको बोला जाएगा कि हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं। उस केस में अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके तहत कि हम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटा सकते हैं। और आर्टिकल 191 बताता है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए सर्टन सेम ग्राउंड्स पे ही अगर एमएलए को हटाना है तो 191 की बात करी गई है। अब यहाँ पे इस बिल में क्या किया जा रहा है? जो मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, उनको हटाने के लिए की बात करी जा रही है। उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 ए में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। ओके, उसमें क्लॉज देखिए क्या ऐड किया जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। वही कहता है कि जिन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन्होंने करप्शन किया है, कोई हीनियस क्राइम किया है, प्लस अगर वो सर्टेन मिनिस्टर्स, उनको 30 दिनों के लिए अरेस्ट करके रखा गया है, उस केस में वो रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव आर्गूमेंट्स को देखेंगे हम। कहता है इससे होगा क्या? टू डिस्करेजेस गवर्नेंस फ्रॉम जेल। सिंपल टर्म है कि नेता वो जेल चला गया है, वहाँ से भी गवर्नमेंट को रन कर रहा है, उसको नहीं ख़त्म करना है। रीइंफोर्सेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो होता क्या, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, मेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपको पता होता है बट आप शब्द में लिख नहीं पाते हो उसको। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ की फ्रेजेज हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। कहते हैं पब्लिक का विश्वास जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं उसमें फिर से बनाना। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। ओके, यहाँ देखिए पॉलिटिकल जो हमारे नेता जो लीडर्स हैं जिनको हम चुनते हैं, वोट करते हैं, उनकी उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है अल्टीमेटली क्या होगा, जो पॉलिटिक्स का हमने क्या कर लिया है, क्रिमिनलाइजेशन। मतलब बेसिकली होता क्या है, जो लोग मतलब क्राइम करते हैं, ज़्यादा पैसा क्राइम के थ्रू कमाते हैं, उसके थ्रू वो पैसे के बल पे क्या हो जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। मतलब ये एक जो कॉन्फिडेंस है हमारे मिनिस्टर्स के भीतर कि हम कुछ भी क्राइम कर लें तो हमारी हमारी कुर्सी जाने नहीं वाली है, उस भ्रांति को, उस मिथ को ख़त्म करने की बात यहाँ पे की गई है। अब देखिए कुछ दो जजमेंट्स हैं इस आर्टिकल में, देखिए दिया गया है। एक है 18 का PIL, मतलब ऐसा आप कहोगे ना, सपोर्टिंग आप बताओगे कि ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ अचानक से उठ के आए और ले आए बिल, नहीं, इसके कुछ बैकिंग्स हैं, कुछ लीगल बैकिंग्स हैं। पहला कहता है एक जजमेंट आई थी 18 में, एक PIL के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट को उसने एडवाइस किया था एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने के लिए, मेकिंग इट मैंडेटरी बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू रिवोक मेंबरशिप। कहता है कि वैसे मतलब सपोज कोई पार्टी है, पार्टी भी है, उसमें कोई ऐसे मेंबर्स है ना जो जिन पे कि कुछ क्रिमिनल एलिगेशन से कुछ चार्जेस हैं, उनको हटाओ, अपनी पार्टी में से निकालो। ठीक है, फिर कहता है एक मनोज नरूला केस आया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अभी तो मतलब उस टाइम की बात है, 14 की बात है, कि करेंटली कोई लीगल बार नहीं है, कोई ऐसे कोई ब्लॉकेज, कोई स्टॉपेज नहीं है जिससे कि आप क्रिमिनल्स को, यहाँ पे देखो वैसे मतलब नॉट क्रिमिनल्स, मतलब ऐसे लोग जिन पे कि आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, उनको आप ऐसा कोई लीगल बार तो नहीं जिससे कि आप उनको मिनिस्टर्स ना बना सको, बट ऐसा एडवाइस किया था प्रधानमंत्री को कि आप वैसे लोगों को चूज करने अवॉइड करो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कहता है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी चर्चा काफ़ी पहले से की जा रही है। तो 170वां लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था 1999 का, उसमें ये बात करी गई है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें करी गई है। फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 244, उसमें भी सिमिलर बातें करी गई हैं। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा आते हैं हम यहाँ पे, इसके संबंधित देखिए एक और आर्टिकल है, इसमें कहता है कि अगेंस्ट ऑपोजिशन नॉट करप्शन, है ना।
तो ये हमारे काम का नहीं, इसमें अब तो कोई हमें मतलब उस पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव बातें बताई गई हैं। तो इसके पिछले आर्टिकल में देखा हमने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसकी लीगल बैकिंग क्या है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है ये। लेकिन देखिए नेगेटिव क्या है इसमें, कि अंडरमाइंस कोर जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि अगर आप पे आरोप लगाया गया है, प्रिलिमिनरी आरोप है, कोर्ट तक मामला नहीं पहुँचा है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं करा है कि आप गिल्टी हो कि नहीं हो, ठीक है, आपको पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, आप 30 डेज तक जेल में रहे, आपकी कुर्सी चली गई, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है कि जो बेसिक जुरिस्प्रूडेंस है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक गिल्टी नहीं साबित हो जाएगा तब तक आप इनोसेंट हो। तो ये चीज़ प्रूफ कहाँ होता है, कोर्ट में, बट कोर्ट तक तो बात पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं 14, 19, 21, इसका हनन करता है ये प्रोविज़न। कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए दिया हुआ है। हम जानते हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, 19 सर्टेन फ्रीडम्स की बात करता है। इसमें कहता है कि आप एक किसी पे हमने आरोप लगा दिया, ठीक है, तो आप उसके ये अधिकार को नहीं छीन सकते हो, है ना, उसकी फ्रीडम को आप कर्ब नहीं कर सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहता है कि सर्टेन ये जो जिसको अमेंड करने की बात करी गई है 75 है, 164 है, 239 डबल है। इसमें आप देखोगे ना तो कह सकता है कि यहाँ देखो, देख ही लेते हैं एक बार, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कहता क्या है कि आर्टिकल्स ये जो हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल प्रोसीजर्स एंड प्री रिक्विजिट्स फॉर मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एक्सप्रेसिवली वेस्टिंग सच पावर इन प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे कहता है कि ऑलरेडी संविधान में बोल रहा है कि बताया गया है कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकते हैं ना, एक सुपरवेंट करके ओवर उसको आप उसके ऊपर से आप पास कर रहे हो, इस अमेंडमेंट बिल को आप ला रहे हो। तो ये भी इन आर्टिकल्स की कहता है कि अगेंस्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो हमारी ऑपोजिशन है ना, उसका देखिए मेन कंसर्न कहता है वो कि इट मे लीड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखो ना तो वहाँ पे मे लगा दो, ऐसा हो सकता है, होगा मत लिखो, लिखो कि इट मे लीड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। कैसे कि अब उसमें वही बात है कि अब सेंटर के पास पावर है, वो इसको मिसयूज़ कर सकती है, डिफरेंट लीडर्स के को अरेस्ट करवा सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मे इनेबल अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स लाइक पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ऑफिस बाय टारगेटिंग स्ट्रेटेजिक अरेस्ट। कह रहा है कि जो अब नेता क्या है, वो क्रिमिनल कुछ भी हो, उसको पब्लिक जब तक वोट नहीं करेगी तब तक वो चुन के तो आएगा नहीं, तो उसको पब्लिक ने पसंद किया है, वोट किया है, तो उस ऑफिस को आप क्या कर रहे हो, किसके हवाले कर दे रहे हो, जो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स लाइक पुलिस हो गया, सर्टेन एजेंसीज है, तो उनके ऊपर ज़्यादा पावर आप दे रहे हो, जिससे कि वो जो पॉलिटिकल हमारा ऑफिस है उसको वो अंडरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, आगे देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई एवरी टाइगर कैराकस नीड्स एन ऑटोप्सी। अगर किसी टाइगर की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से तो उसका एक प्रोसीजर है, उसके बाद का उसका पोस्टमार्टम होता है, सर्टेन चीज़ें होती हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है ना कि कुछ फॉरेस्ट स्टाफ्स को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने क्या किया था, क्यों अरेस्ट किया गया है, तो टाइगर की डेड बॉडीज़ को उन्होंने बिना कुछ प्रोसीजर को फॉलो किए हुए उसको बर्न कर दिया, जला दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि टाइगर का जो कैराकस है, जो उसकी डेड बॉडी है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टाइगर को कंजर्व करने में। देखिए, इसको स्टार मार्क हमने कर रखा है, ये प्रीलिम्स के लिए मे भी ज़रूरी ना हो बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कैराकस इन टाइगर कंजर्वेशन, जो मृत शरीर है टाइगर का, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, तो कहता है मॉर्टैलिटी एनालिसिस, बेसिक क्या है, उसकी मृत्यु क्यों हुई, ठीक है, क्यों डेथ हो गई उसकी। अब देखो, डिजीज सर्विलांस, ओके, क्या उसकी मृत्यु किसी बीमारी से हुई है ना, जिस ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई आउटब्रेक, कोई बीमारी का मतलब कोई नया स्ट्रेन आ गया है जिससे कि टाइगर्स और भी मरने वाले हैं। कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ओके, तो हम देखते हैं डेथ एज क्या है उसकी, कितने उम्र पे उसकी मृत्यु हुई है, सर्वाइवल रेट। कहता है कि एक जो कब है, एक टर्म है कब रिक्रूटमेंट, इसका मतलब होता है कोई छोटा जो हमारा टाइगर है, बाघ है, छोटा बच्चा, वो क्या करेगा, एडल्ट के रूप में ग्रो करता है। तो जितने नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं, जितने नंबर ऑफ बेबी टाइगर्स एडल्ट बनते हैं, उसको कहते हैं हम कब रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अगर किसी टाइगर की डेथ हो गई है तो हम देखेंगे किस एज पे डेथ हुई है उसकी, उसका सर्वाइवल रेट क्या है, कितने उम्र तक वो जी पाया है, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा, एविडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, बॉडी पार्ट ट्रैफिकिंग, पता चलेगा उससे कुछ सर्टेन पार्ट्स तो गायब नहीं है। फिर कन्फ्लिक्ट असेसमेंट, कहीं ह्यूमन टाइगर का जो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो गया है जिसके कारण मृत्यु हो गई हो। फिर कहता है यहाँ पे देखिएगा, टेरिटोरियल इकोलॉजिकल क्लूज, इसका मतलब क्या कहता है कि इंट्रा स्पीशीज़ टेरिटोरियल फाइट्स। ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बट मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, आपको एक एज दे सकता है मार्क्स लाने में। देखो, तो इंट्रा स्पीशीज़ का मतलब होता है कि टाइगर्स आपस में ही फाइट करते हैं रिगार्डिंग टेरिटरी, ठीक है। तो ये अगर उसकी डेथ हुई है तो क्या उसका कारण ये फाइट्स हैं या फिर डिक्लाइन इन प्रे बेस। ऐसा तो नहीं कि जिसको वो खाते हैं, जो वैसे जानवर जिनका शिकार टाइगर करते हैं उनकी मृत्यु हो गई हो, उनमें कमी आ गई हो, ठीक है। देखो, तो अगर टेरिटोरियल फाइट से डेथ हुई है, ठीक है, तो सॉरी, अगर कहता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल फाइट्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, बताता है जो फिटेस्ट है, फाइट होगी, जो फिटेस्ट होगा वो बचेगा, ओके। तो इससे कहते हैं अच्छा होगा ये कि फर्दर जो पॉपुलेशन हमारा ग्रो करेगा टाइगर्स का, वो वैसे टाइगर्स के बच्चे होंगे जो कि फिटेस्ट होंगे। फिर बैलेंसिंग द प्रे बेस, ठीक है। कुछ टाइगर्स देखिए मतलब डेथ कर रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं, विन कर रहे हैं। उस केस में जो प्रे बेस तो हमारा वही है ना, वो तो उतना तेज़ी से बदल नहीं रहा है। तो उसके लिए कहता है कि इस बैलेंस एक बना रहता है रिगार्डिंग प्रे बेस जिसका शिकार करना है और टाइगर्स के बीच में। मेल टेक ओवर कहता है कि अगर कोई एक मेल जीतता है ना, कोई एक मेल जीता टाइगर्स में, तो वो क्या करता है, जो प्रीवियस जो मेल्स होते हैं उनके बच्चों को, वो उनके कब्स को मार देता है। तो कहीं ये तो कारण नहीं था उनके डेथ का, वो देखा जाता है। एक देखिए, हमने देखा था ऊपर में आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइगर कॉरिडोर्स। तो टाइगर के जो टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं वो इस रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? फाइट्स कब होगा, देखिए, जब कि हमारे कॉरिडोर्स जो हमारे जहाँ पे टाइगर्स मूव करते हैं, अगर वो सही नहीं है, अगर उनके मूवमेंट में रुकावट आएगी, तो वो एक जगह पे ही रहेंगे, ठीक है, वहीं पे रहेंगे। उनको जहाँ पे जाने में दिक्कत हो रही है, अब क्या होगा, वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाएगी, रिगार्डिंग टेरिटरी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कि तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे टाइगर का जो डेंसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उस एरिया की, उससे ज़्यादा है। तो वहाँ से हमको टाइगर्स को मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कुछ, देखिए शॉर्ट न्यूज़ हम देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़, डल लेक होस्ट फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स विद आई ऑन ओलंपिक्स। ये न्यूज़ दिया गया है, इसमें देखिए एक टर्म दिया गया है ना, यहाँ देखिएगा कि वाटर्स ऑफ डल लेक ऑफर सेम सेटिंग एज इन यूरोप। इसको स्टार मार्क करिए, ये तो न्यूज़ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहता है कि डल लेक का जो पानी है ना, जो पानी वहाँ पे है, उसकी सेटिंग जो है वो एकदम सेम किससे है, यूरोप के लेक से कंपेयर करा जाए तो वो सेम है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट प्रीलिम्स में दे देगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, जब बात करते हैं सेटिंग्स की, इसका मतलब होता है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सेटिंग्स का मतलब क्या है, फिजिकल कंडीशंस, जैसे कि नेचुरल बैकड्रॉप, उसके चारों ओर पहाड़ है या क्या है, आर्टिफिशियली मेड है वो। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस मतलब वाटर क्वालिटी कैसी है, अगल बगल में सीनिक सराउंडिंग कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। आपको देखिए एक आपका टास्क है ये, ज़बरवान माउंटेन रेंज। आप इसके बारे में इसलिए पढ़ लो क्योंकि डल लेक का नाम इसमें आया है, और आई थिंक 3-4 महीने पहले इस माउंटेन रेंज का भी जिक्र हुआ था न्यूज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़बरवान माउंटेन रेंज कहाँ है, क्या है, आप इसको देखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ क्या कहता है, सेल बैक डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं यूके में, ओके। यूके में एक जगह है आइल ऑफ वाइट, आइल ऑफ वाइट, ये कहाँ है, इंग्लिश चैनल में लोकेटेड है। इंग्लिश चैनल जो है उसके बीच में लोकेटेड है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आप कमेंट करो कि इंग्लिश चैनल जो है वो कहाँ है एग्जैक्टली है और किसको वो कनेक्ट करता है। अब देखो, जो आइल ऑफ वाइट है ये क्या करता है, मेन लैंड जो इंग्लैंड है ना उसको सेपरेट करता है बाई सोलेंट स्ट्रेट, एक नाम दिया गया है सोलेंट स्ट्रेट। आइल ऑफ वाइट जो है वो मेन लैंड जो इंग्लैंड है उसको अलग करता है सोलेंट स्ट्रेट के माध्यम से। अब देखिए, व्हाट इज सेल लाइक रिज, ये इसका टर्म का मतलब क्या है। तो डायनासोर्स की पीठ पे कहता है इलोंगेटेड न्यूरल स्पाइंस ऑन वर्टिब्रे, मतलब स्पाइंस का कह लो बड़ा एक उभार ज़्यादा जिसका रहता है उसको सेल लाइक रिज कहते हैं। उसका काम क्या था, टेम्परेचर रेगुलेशन, शो ऑफ करना, मेट्स को अट्रैक्ट करना और अपने राइवल्स को वो इंटिमिडेट करना, प्रेशराइज करना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये भी देखिए सिंपल सी शॉर्ट न्यूज़ है, कहता है केरला ने क्या किया, केरला मतलब भारत का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट राज्य बन गया है। पहला क्या हो गया, फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सभी लोगों का क्या है, एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी
इफेक्टिवली, सेफली, रिस्पॉन्सिबली, मतलब सब कुछ को यूज़ करना आता है। तो कौन सा राज्य बना है? केरला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी शॉर्ट न्यूज़ है, इसका बस फोटो देखिए, यहाँ पे आया था एक, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रिगार्डिंग लायन टेल्ड मकेक्स के बारे में कहा गया है। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनको हम वाटर लू भी कहते हैं, और ये एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, जो साउथ इंडियन वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे एंडेमिक है, मतलब दुनिया में और कहीं पाए नहीं जाते हैं। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में वहाँ पे जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे रहते हैं। ओके, मतलब बेसिकली इंडिया में एंडेमिक है ये, और लार्जेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल बेसिकली है, इसमें हम इसमें एक्चुअली आपको खुद से करना है ये। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और एक एस्से जैसा दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू जो 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। एक टर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मुस्लिम लीग ने ऐसा आह्वान किया था। इसमें काफ़ी वायलेंस हुआ था, काफ़ी ब्रुटैलिटी हुई थी, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। कुछ सर्टन फैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि अ हिस्ट्री ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल, किसने लिखा है? नीतीश सेन गुप्ता। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए, हिस्ट्री ऑफ कहता है बंगाली स्पीकिंग पीपल, किसने लिखा है? नीतीश सेन गुप्ता। और देखिएगा, और देखिए फैक्ट्स दिए गए, कहता है फ्रेडरिक बरोज, ये गवर्नर था कहाँ का? बंगाल प्रेसिडेंसी का उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कौन था गवर्नर? फ्रेडरिक बरोज। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिएगा, ये भी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो जाता है कि अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? मार्गरेट बर्क वाइट। इन्होंने उस राइट को, जहाँ पे राइट मतलब जो दंगा हुआ था, दंगा हुआ था उस दिन 16 अगस्त 1946 को, उसको किसने कैप्चर किया था? किसने देखा था? तो मार्गरेट बर्क वाइट, ये अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट थी। ठीक है, यहाँ देखिए, एक देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि वो ना, मतलब बेसिकली, मतलब किलिंग तो था, मतलब मार रहे थे, बट कहते हैं ब्रूटल म्यूटिलेशन, मतलब हाथ पैर काट देना, ये सब बहुत हो रहा था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, कहता है द गुंडाज टुवार्ड्स अ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कैलकाटा अंडरवर्ल्ड, किसने लिखा है ये? जयंत के रे, सुरंजन दास। तो बेसिकली बहुत सारी बुक्स के इसमें नाम दिए गए हैं, कुछ नहीं है, कुछ एक दो जैसे कि हमने देख रखा है कि जब 1946 में क्या आया था कैबिनेट प्लान, उसको दोनों ने मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? द आरएसएस प्रेयर, इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। हम जानते हैं आरएसएस को कब बनाया गया था? 1925 में। तो 100 साल देखिए पूरे हो चुके हैं। तो ज़रा सा एक शॉर्ट देखिए फैक्ट है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। जो उसकी प्रार्थना है, प्रेयर है, उसको लिखा किसने है? तो नागपुर बेस्ड प्रोफेसर नरहरि नारायण भीरे। तो किसने लिखा है? नरहरि नारायण भीरे ने क्या लिखा है? आरएसएस की प्रेयर को लिखा है। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, एक बोलते हैं कि ट्रेडिशन ऑफ कमेंसिंग डेज एक्टिविटीज बाय सैल्यूटिंग भगवा ध्वज एंड कंक्लूडिंग विद द प्रेयर हैड टेकन फर्म रूट इन आरएसएस। कब से स्टार्ट हुआ था ये? तो वही फाउंडिंग इन नागपुर, कहते हैं कि 27 सितंबर 25 को इसको फाउंड करा गया था। तभी से एक ट्रेडिशन है इनका कि भगवा ध्वज को सलाम करना। ठीक है, फिर कहता है कि एक देखिए नाम दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में करिएगा, कि समर्थ गुरु रामदास। ये कौन थे? गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया गया है कि वो प्रेयर को स्टार्ट करते हैं ध्वज को सल्यूट करने से, एंड करते हैं किसके रिगार्डिंग? तो एक गुरु है समर्थ गुरु रामदास, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स है, देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? फॉरेस्ट राइट्स और ट्राइबल्स नॉट सेटल्ड फॉर ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए क्या कहता है कि एक प्रपोज प्रोजेक्ट है जिसमें कि जो आइलैंड है हमारा ग्रेटर निकोबार आइलैंड, वहाँ पे क्या किया जाएगा? एक शिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट है, कुछ सर्टेन और क्रिएशंस करे जाएंगे। देखिए, तो कहता है ट्राइबल जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे नियरली 13,075 जो हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुँच सकता है, और जो वहाँ पे सर्टेन सर्टेन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस करने की बात हो सकती है। हाँ देखिएगा, एक सेकंड पहले यहाँ देखते हैं। हाँ देखिएगा, कहता है जब फॉरेस्ट राइट्स की बात करते हैं, जब बात आती है फॉरेस्ट राइट्स की, तो लीगल उसका क्या बेस है उसका? तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसका देखिए लंबा चौड़ा सा नाम है।
इसको कहते हैं हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। इसमें एसटीज आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, कोई अदर कम्युनिटी है जो उस फॉरेस्ट में ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रही है, तो उसको भी सर्टेन सुरक्षा मिलती है। तो टाइप्स ऑफ राइट्स कहता है, इंडिविजुअल राइट्स, खेती करनी है आपको, कुछ भी करना है, कम्युनिटी राइट्स, ठीक है। तो दो तरीके के राइट्स होते हैं, उनको दोनों को इसमें कवर करते हैं। यहाँ देखिएगा, एक देखिए एक्ट कहता है पैट 56, ये क्या है इसको यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 56, पैट 56 कहते हैं इसको, दिख रहा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956। ये क्या है, गिव्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द आइलैंड्स फुल अथॉरिटी टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। द FRA अलाउज सच डाइवर्जन ओनली आफ्टर द राइट्स आर फर्स्ट सेटल्ड, देन कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द ग्राम सभा कंसर्न्ड। एक सेकेंड, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर सरकार को कोई ज़मीन चाहिए तो वहाँ पे ना जो सर्टेन जो कम्युनिटी रहती है, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि वो खेती कर सकते हैं, सर्टेन पेड़ों के जो प्रोड्यूस होते हैं उसको वो अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो उन चीज़ों को क्या करते हैं यहाँ पे कि आप लैंड यूज़ करो, ऑक्यूपाई करो, जो बनाना है बनाओ, बट उन राइट्स को आप कर्व नहीं कर सकते हो। जो उनके अधिकार हैं रिगार्डिंग खेती है, रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको आप कर्व नहीं कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटलमेंट होता है कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पे ये अधिकार मिलेगा, आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कहता है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो जो FRA है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो क्या कहता है कि वो तभी अलाउ करता है डाइवर्जन, मतलब क्या है कि लैंड को हम ट्राइबल से लेकर के यहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें यूज़ करने के लिए हम लैंड को वहाँ यूज़ करेंगे। उसके लिए कब होगा वो डाइवर्जन, वो चीज़ कब किया जाएगा, अगर पहले हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो वहाँ पे ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को आप सेटल करो, उनका जो मतलब जो उनका अधिकार है आप उसको कर्ब करके, उनको आप बाईपास करके ये चीज़ें नहीं स्टार्ट कर सकते हो। फिर कहता है कि आपने सेटलमेंट कर लिया तो कंसेंट इज़ टेकन फ्रॉम ग्राम सभा कंसर्न, जो सर्टेन ग्राम सभा होती है वहाँ पे उसकी इजाज़त मिलेगी, तभी आप प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए कहता है पैट 56 क्या है, लीगल फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ FRA। अब यहाँ देखिएगा, ये जो पैट 56 है, ये जो पैट एक्ट है वो कब आया था, 56 में आया था, 1956 में आया था। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आता है, 2006 में आता है। तो बेसिकली जो पैट 56 जो एक्ट है, ये वो जो कस्टमरी राइट्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे कुछ अलग राइट्स हैं, हम लोग तो ट्राइबल नहीं हैं, बट ट्राइबल के कुछ अलग रीति रिवाज होते हैं, उनको वो अलग तरीके से देखते हैं फॉरेस्ट को, उनके कुछ अलग, उनके सोचने का मतलब तरीका अलग होता है। तो उन सर्टेन बिलीव्स को, उन ट्रेडिशंस को एक सुरक्षा देना, इसके लिए कौन सा एक्ट आया था, पैट 56, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट्स ट्राइबल एलियनेशन, इसका मतलब है कि लीगल टाइटल्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ओके, उनको लीगल टाइटल दिया जाता है रिगार्डिंग फॉरेस्ट। इसमें कहता है कि इस पैट 56 में सिर्फ ये बात कही गई थी कि ट्राइबल्स को हम उन्हीं के घर से, उन्हीं के एरिया से एलियनेट, मतलब क्या है, उनको वहाँ से हम अलग डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। इसको लीगलाइज किया गया किसके माध्यम से, फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से। वहाँ पे लीगल टाइटल्स, डीड्स होते हैं, डीड्स मतलब कागज़ पत्र जो होता है, डीड्स हो गया, वो दिया जाता है उनको रिगार्डिंग अंडर दिस एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। अब वो जो पैट 56 है वहाँ पे कहता है कि मतलब बेसिकली बात बताना ये चाह रहे हैं आपको कि जहाँ पे बात आती है कि जो ट्राइबल पीपल है उनके अधिकारों की बात आती है, तो उसको बात वो की गई थी पैट 56 में, उसको लीगलाइज कैसे किया गया, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट से, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि इशुएंस ऑफ टाइटल डीड्स, ये क्या है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, कि आपके पास ये अधिकार है कुछ कुछ चीज़ें करने की, आपके पास अधिकार है, आपको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है ये। तो इसकी बात करी गई थी पैट 56 में, इसको लीगलाइज किया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, ओके। जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं, जब फॉरेस्ट राइट के क्लेम की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, वो कहाँ आ जाएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब देखिए कहता है, कुछ नोट है आपको ध्यान रखना है, सर्टेन एरियाज लाइक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, कहता है कि अगर नेशनल पार्क वहाँ बना हुआ है ना, कहीं भी नेशनल पार्क बना हुआ है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन इनहैबिटेशन, मतलब इंसान कोई घर बना के रहे, वो चीज़ संभव नहीं है, उसको कम्प्लीटली मना किया गया हुआ है, ठीक है। अगर WLS की बात है, सेंचुरी की बात है, तो उसमें कहता है कि रेगुलेटेड, आप उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप उसको फिलफिल करोगे तभी आप रह सकते हो। अगर टाइगर रिजर्व्स की बात है, हमने देखी टाइगर रिजर्व्स बार बार न्यूज़ में आ रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना।
तो जब बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की, तो वहाँ पे कोर एरिया है, मतलब हम जानते हैं कोर, जो सेंट्रल हमारा मोटिव है कि इसको हमें बचा के रखना है, कोर एरिया है। वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किसी भी प्रकार का, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, कोई अगर अदर रिसोर्सेज है, उसको निकालना वहाँ से कम्प्लीटली मना है। बफर जोन्स क्या होता है कि कोर एरियाज़ के चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम मतलब बफर मान के चलते हैं कि कुछ नुकसान भी होता है अगर, तो पहले इस एरिया में आएगा तब कोर में आएगा, ठीक है। तो बफर जोन्स में कहता है जो जो राइट्स होते हैं ट्राइबल्स के ना, में भी रिकॉग्नाइज कहता है बफर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे सर्टेन जो ट्राइब्स रहते हैं उनके अधिकारों को हम मान्यता दे सकते हैं, ठीक है। ये एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि शेड्यूल्ड ट्राइब और पीवीटीजी, तो ध्यान रखना है पीवीटीजी क्या है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसको हमने काफ़ी इंटेंसिवली डिस्कस कर रखा है, देखिएगा। तो बस ध्यान रखना जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, वो उनका जिक्र कहाँ किया जाता है, संविधान में, बट जो पीवीटीजी हैं उनका जिक्र संविधान में नहीं आता है। उसको कौन मान्यता देता है, तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको करना क्या है, इसमें एक रीडिंग डालना है, ठीक है। एक यहाँ पे इसका टाइटल एक्चुअली कट हो गया है यहाँ पे पेपर में, बट इसका टाइटल क्या था, माइट इज़ राइट। तो आप देखे होंगे एसए के पेपर में ना इस तरह के फ्रेजेस दे देता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये बेसिकली इसमें काफ़ी इस फ्रेज को, इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसको यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, अच्छे से बताया हुआ है। आप इसको रीड करो, कहीं दिक्कत आती है आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये एक शॉर्ट न्यूज़ मान के चलिए इसको, आर्टिकल काफ़ी लंबा है बट हमें जो काम के लिए ज़रूरी है, यहाँ देखिएगा एक नाम दिया गया है, इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर, ठीक है। एलिगेटर एल्कट्राज, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि एलिगेटर एल्कट्राज क्या है ये, इससे हम क्या समझें। तो यूएस में क्या है, इमिग्रेशन, जो लोग बाहर से आते हैं ना, मतलब एक सर्टेन उसका क्राइटेरिया होता है, तो कहता है कि इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर, वहाँ पे रोक के रखते हैं, ओके, इमिग्रेंट्स को। तो एल्कट्राज आइलैंड कहाँ है, हम ध्यान रखना है, यूएसए में। एल्कट्राज आइलैंड कहाँ है, यूएस में है। वहीं पे क्या है, वहीं पे क्या है कि फ्लोरिडा एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, ठीक है, वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फ्लोरिडा एवरग्लेड्स नेशनल पार्क कहाँ है, सिंपली एवरग्लेड्स नेशनल पार्क कहाँ है, तो यूएस में है, एक यूनेस्को साइट है ये। अब देखिए एक बस फैक्ट यहाँ देखना, लास्ट ही फैक्ट है आज का हमारा, कि नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये पूछ सकता है कि फ्लोरिडा एवरग्लेड्स पार्क कहाँ है, यूएस में है, उसका वो सिचुएटेड कहाँ है, तो इंटरफेस ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल अमेरिका, फ्रेश एंड ब्लैकिश वाटर दोनों वहाँ पे है, ओके। फ्रेश वाटर भी है, सॉल्टी वाटर वहाँ पे दोनों, मतलब दोनों में मिलता है। वो एक कहता है कि सब ट्रॉपिकल पार्ट भी वहाँ पे आता है, अर्थ का सब जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो भी देखने को मिलता है, और जो टेम्परेट रीजन है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे, तो आप इसको देखिए अच्छे से। कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बोलो, वी विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।